हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPCE 23 इंटरवेंशंस इन काउंसलिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन एग्जिस्टेंशियल थेरेपी एंड गेस्टाल्ट थेरेपी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें एग्जिस्टेंशियल थेरेपी और गेस्टाल्ट थेरेपी को एक्सप्लेन करना है। दोनों थेरेपीज के प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स और काउंसलिंग में उनका उस बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी और गेस्टाल्ट थेरेपी दोनों हाई ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग अप्रोचेस हैं जो इंसान की ग्रोथ, अवेयरनेस और लाइफ के मीनिंग पे फोकस करती है। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी फ्रीडम, चॉइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देती है, जबकि गेस्टाल्ट थेरेपी प्रेजेंट मोमेंट और सेल्फ इंटीग्रेशन पे ध्यान देती है। यह दोनों साइकोएनालिसिस और बिहेवियरिज्म के रिजिड तरीकों के अल्टरनेटिव के रूप में आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, डेफिनेशन और बेसिस। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी से निकली है जिसमें किर्केगॉर्ड, नीचे, सार्tre और विक्टर फ्रैंकल जैसे थिंकर्स का इन्फ्लुएंस है। यह थेरेपी इंसान के को इश्यूज जैसे डेथ, फ्रीडम, आइसोलेशन और मीनिंगलेसनेस को एक्सप्लोर करती है। की प्रिंसिपल्स। हर इंसान अपनी लाइफ के चॉइसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइफ अनसर्टेन है और हमें खुद ही अपना मीनिंग बनाना पड़ता है। एंजाइटी को फेस करना और लाइफ के रियलिटीज को एक्सेप्ट करना जरूरी है। टेक्निक्स। थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच डीप डायलॉग, क्लाइंट के वैल्यूज और गोल्स एक्सप्लोर करना, ऑथेंटिक लिविंग को एनकरेज करना, अपने असली सेल्फ के साथ जीना। एप्लीकेशंस। डिप्रेशन, एंजाइटी, ग्रीफ, मिड लाइफ क्राइसिस और पर्पस लॉस जैसे केसेस में ये थेरेपी इफेक्टिव है। एग्जाम्पल, रिटायरमेंट के बाद पर्पसलेस फील करने वाले इंसान को नए मीनिंग एक्सप्लोर करने में हेल्प मिलती है। 2. गेस्टाल्ट थेरेपी, डेफिनेशन और बेसिस। गेस्टाल्ट थेरेपी फ्रिट्ज पर्ल्स ने डेवलप की थी। ये इंडिविजुअल को एक होल यूनिट के रूप में देखती है जिसमें थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। गेस्टाल्ट का मतलब ही होता है होल कॉन्फ़िगरेशन। की प्रिंसिपल्स। फोकस ऑन हियर एंड नाउ यानी प्रेजेंट मोमेंट। थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस की इंटीग्रेशन। अनफिनिश्ड बिजनेस यानी अनरिजॉल्व्ड पास्ट इश्यूज जो प्रेजेंट ग्रोथ को ब्लॉक करते हैं। टेक्निक्स। एम्प्टी चेयर टेक्निक। क्लाइंट अपने किसी अनरिजॉल्व रिलेशन या अपने एक पार्ट से बात करता है जैसे वो सामने हो। रोल प्ले, अलग सिचुएशंस इनैक्ट करना फॉर अवेयरनेस। बॉडी अवेयरनेस, फिजिकल सेंसेशंस और पोस्चर पर फोकस करना टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स। एप्लीकेशंस। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ट्रॉमा, सप्रेस्ड इमोशंस और साइकोसोमैटिक इश्यूज में ये थेरेपी यूजफुल है। एग्जाम्पल, पेरेंट के प्रति सप्रेस्ड एंगर को एम्प्टी चेयर टेक्निक से एक्सप्रेस करना और रिलीफ पाना। 3. कंपैरिजन और इंटीग्रेशन। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी ज्यादा फिलोसॉफिकल है और लाइफ के बड़े सवालों पे फोकस करती है, जबकि गेस्टाल्ट थेरेपी ज्यादा एक्सपीरियंशियल है जो अवेयरनेस और अनफिनिश्ड इश्यूज पर काम करती है। दोनों ह्यूमनिस्टिक बेस शेयर करती है, ऑथेंटिसिटी, पर्सनल ग्रोथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉडर्न प्रैक्टिस में काउंसलर्स दोनों को इंटीग्रेट करके करते हैं, एग्जिस्टेंशियल थीम्स के साथ गेस्टाल्ट के प्रैक्टिकल टेक्निक्स। कंक्लूजन। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी और गेस्टाल्ट थेरेपी दोनों ही काउंसलिंग के स्ट्रॉन्ग अप्रोचेस हैं। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी इंसान को अपने लाइफ के चॉइसेस और मीनिंग पे रिफ्लेक्ट करने में मदद करती है, जबकि गेस्टाल्ट थेरेपी अवेयरनेस और अनफिनिश्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का प्रैक्टिकल तरीका देती है। दोनों मिलकर क्लाइंट को ऑथेंटिक और होलिस्टिक ग्रोथ देने में मददगार है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 6. Discuss the goals of interpersonal therapy, IPT, and identify the basic problem areas addressed in IPT. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इंटरपर्सनल थेरेपी, IPT, के गोल्स एक्सप्लेन करने हैं और उसके बेसिक प्रॉब्लम एरियाज बताने हैं। मतलब हमें बताना है कि IPT का मेन मकसद क्या है और ये किन 4 एरियाज पर फोकस करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंटरपर्सनल थेरेपी, IPT, एक टाइम लिमिटेड और स्ट्रक्चर्ड साइकोथेरेपी है जो जेरल्ड कलरमैन और मर्नो वाइसमैन ने 1970 में डेवलप की थी।
यह थेरेपी पहले डिप्रेशन के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर्स और रिलेशनशिप इश्यूज के लिए भी उस होती है। आईपीटी का मेन आइडिया यह है कि हमारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से जुड़े होते हैं। अगर रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो जाएं, तो डिस्ट्रेस कम हो जाता है। इस आंसर में हम पहले आईपीटी के गोल्स डिस्कस करेंगे और फिर उसके 4 प्रॉब्लम एरियाज समझेंगे। मेन बॉडी। 1. गोल्स ऑफ इंटरपर्सनल थेरेपी आईपीटी, सिम्टम रिलीफ। सबसे पहला गोल है पेशेंट के सिम्टम्स को कम करना, जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी। इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स। आईपीटी कम्युनिकेशन और इमोशनल एक्सप्रेशन पर काम करता है ताकि रिलेशनशिप्स हेल्दी बन सकें। सोशल सपोर्ट बिल्ड करना। आइसोलेशन मेंटल हेल्थ को बिगाड़ता है। आईपीटी में क्लाइंट को सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए एनकरेज किया जाता है। कोपिंग स्किल्स डेवलप करना। क्लाइंट्स को स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करने के नए तरीके सिखाए जाते हैं। रोल बैलेंस रिस्टोर करना। लाइफ के डिफरेंट रोल्स, स्पाउस, पेरेंट, एम्प्लॉय के बीच बैलेंस बनाने में आईपीटी मदद करता है। एग्जाम्पल, डाइवोर्स के बाद डिप्रेस्ड क्लाइंट को रोल ट्रांजिशन और सपोर्ट नेटवर्क बिल्ड करने में हेल्प की जाती है। 2. बेसिक प्रॉब्लम एरियाज इन आईपीटी। आईपीटी के अंदर 4 मेजर प्रॉब्लम एरियाज डिफाइन किए गए हैं। ग्रीफ, शोक और लॉस। किसी क्लोज पर्सन की डेथ के बाद प्रोलॉन्ग सैडनेस या गिल्ट होता है। थेरेपी में क्लाइंट को ग्रीफ प्रोसेस करना और नई लाइफ एडजस्ट करना सिखाया जाता है। रोल डिस्प्यूट्स। जब रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस क्लियर ना हो और कॉन्फ्लिक्ट्स हो। एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ फाइट्स, पेरेंट चाइल्ड इश्यूज। आईपीटी में कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन इंप्रूव करवाया जाता है। रोल ट्रांजिशंस। लाइफ के बड़े चेंजेस जैसे रिटायरमेंट, शादी, रिलोकेशन के वक्त स्ट्रेस होता है। थेरेपी क्लाइंट को नए रोल एक्सेप्ट करना और पुराने रोल छोड़ना सिखाती है। इंटरपर्सनल डेफिसिट्स। कुछ लोगों के पास सपोर्टिव रिलेशनशिप्स नहीं होते, वो अकेला फील करते हैं। आईपीटी उन्हें सोशल स्किल्स और हेल्दी रिलेशनशिप्स डेवलप करने में हेल्प करता है। 3. प्रोसेस एंड टेक्निक्स इन आईपीटी असेसमेंट फेज। क्लाइंट के सिम्टम्स और इंटरपर्सनल इश्यूज आइडेंटिफाई किए जाते हैं। मिडिल फेज। रोल प्ले, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज यूज की जाती है। टर्मिनेशन फेज। प्रोग्रेस रिव्यू होती है और रिलैप्स प्रिवेंशन सिखाया जाता है। केस एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो कॉलेज ट्रांजिशन के बाद एंग्शियस है, उससे रोल ट्रांजिशन थेरेपी के थ्रू एडजस्ट करने और नए दोस्त बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। कंक्लूजन। तो कंक्लूड करते हुए, इंटरपर्सनल थेरेपी का मेन मकसद है सिम्टम्स कम करना, रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना और इंटरपर्सनल फंक्शनिंग को स्ट्रांग बनाना। यह थेरेपी 4 बेसिक प्रॉब्लम एरियाज, ग्रीफ, रोल डिस्प्यूट्स, रोल ट्रांजिशंस और इंटरपर्सनल डेफिसिट्स पर फोकस करती है। इसी वजह से आईपीटी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में बहुत इफेक्टिव टूल माना जाता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Explain the cognitive distortions with examples. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का मतलब समझाना है, उनके अलग अलग टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं और हर टाइप के साथ एग्जाम्पल्स देने हैं। साथ ही बताना है कि ये डिस्टॉर्टेड सोच इंसान के इमोशन और बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस अन गलत सोचों को कहते हैं जो हमारे रियलिटी के परसेप्शन को बिगाड़ देती है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले एरन टी बेक ने एक्सप्लेन किया था और बाद में डेविड बर्न्स ने इसे और एक्सप्लेन किया। ये ऑटोमेटिक और हैबिचुअल सोचने के तरीके होते हैं जो एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम का रीजन बन जाते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (सीबीटी) का मेन फोकस इन्हीं डिस्टॉर्शंस को आइडेंटिफाई करके चेंज करना होता है। मेन बॉडी। 1. कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का कॉन्सेप्ट और रोल। यह डिस्टॉर्शंस हमारे थॉट्स को फिल्टर करते हैं, जिससे हम सिचुएशंस को नेगेटिव या अनरियलिस्टिक तरीके से देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई स्टूडेंट एक एग्जाम फेल करे, तो वो सोचता है, मैं तो टोटल फेलियर हूं। ऐसे डिस्टॉर्टेड थॉट्स इमोशनल पेन क्रिएट करते हैं। सीबीटी के थ्रू क्लाइंट इन पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें रैशनल थॉट्स से रिप्लेस करता है। 2. कॉमन टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। ए. ऑल और नथिंग थिंकिंग, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में देखना। एग्जाम्पल, अगर मैं टॉप नहीं करता तो मैं बेकार हूं। बी. ओवर जनरलाइजेशन, एक छोटी बात से पूरी लाइफ का कंक्लूजन निकल लेना। एग्जाम्पल, एक बार फेल हुआ मतलब मैं कभी पास नहीं हो सकता। सी. मेंटल फिल्टर,
सिर्फ नेगेटिव चीजें याद रखना, पॉजिटिव को इग्नोर करना। एग्जाम्पल, एक क्रिटिसिज्म याद पर 10 कॉम्प्लीमेंट्स भूल गया। डी, डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव, अपनी अचीवमेंट्स को वैल्यू ना देना। एग्जाम्पल, लोगों ने तारीफ सिर्फ मुझे खुश करने के लिए की। ए, जंपिंग टू कंक्लूजन्स, बिना प्रूफ के नेगेटिव सोच लेना। माइंड रीडिंग, वो मुझे पसंद नहीं करता। फॉर्च्यून टेलिंग, मुझे पक्का फेल हो जाना है। एफ, मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन, गलतियों को बड़ा बनाना और अचीवमेंट्स को छोटा। एग्जाम्पल, मेरे सक्सेस का कोई वैल्यू नहीं, गलती सबसे बड़ी है। जी, इमोशनल रीजनिंग, सिर्फ फीलिंग्स के बेसिस पर कंक्लूजन निकलना। एग्जाम्पल, मुझे बुरा लग रहा है मतलब मैं बुरा इंसान हूँ। एच, शुड स्टेटमेंट्स, अपने ऊपर या दूसरों पर रिजिड रूल्स लगाना। एग्जाम्पल, मुझे हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। आई, लेबलिंग एंड मिसलेबलिंग, खुद या दूसरों को एक नेगेटिव लेबल देना। एग्जाम्पल, मेन लूजर हूँ। जे, पर्सनलाइजेशन, हर नेगेटिव चीज को अपने से जोड़ लेना। एग्जाम्पल, मेरे वजह से सब खराब हुआ। 3, मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट, यह डिस्टॉर्शंस एंजाइटी, डिप्रेशन और गिल्ट बढ़ते हैं। बिहेवियर पर असर पड़ता है, लोग चैलेंजेस से बचने लगते हैं। लॉन्ग टर्म में ये थिंकिंग लो कॉन्फिडेंस और पुअर रिलेशनशिप्स तक ले जा सकती है। 4, CBT के थ्रू करेक्शन, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग एक प्रोसेस है जिसमें थेरेपिस्ट क्लाइंट को डिस्टॉर्टेड सोच पहचानने और बदलने में मदद करता है। स्टेप्स, डिस्टॉर्शन आइडेंटिफाई करना, उसके अगेंस्ट और फेवर में एविडेंस देखना, अस थॉट को बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव से रिप्लेस करना। एग्जाम्पल, मैं हमेशा फेल होता हूँ को बदलकर कभी कभी स्ट्रगल होती है पर मैं सक्सेस भी करता हूँ। रेगुलर प्रैक्टिस से थिंकिंग पॉजिटिव और रियलिस्टिक बन जाती है। कंक्लूजन, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस गलत थिंकिंग पैटर्न्स हैं जो हमारे इमोशंस और एक्शंस को बिगाड़ते हैं। CBT के जरिए इन्हें पहचानना और चेंज करना पॉसिबल है। जब हम अपने थॉट्स को बैलेंस बनाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और इमोशनल हेल्थ दोनों इंप्रूव होते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. What are self-management techniques used in counseling situations? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि काउंसलिंग में सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती है और कैसे क्लाइंट्स को अपना बिहेवियर, सोच और इमोशंस कंट्रोल करने में हेल्प करती है। हमें इन टेक्निक्स के टाइप्स और उनका यूज एक्सप्लेन करना है। आंसर, इंट्रोडक्शन। सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स वो स्ट्रैटेजीज होती है जिससे क्लाइंट अपने बिहेवियर, थॉट्स और फीलिंग्स पर खुद कंट्रोल लेना सीखता है। काउंसलिंग में इनका यूज क्लाइंट को इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए किया जाता है। यह अप्रोच बिहेवियरल और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT पर बेस्ड होती है, जहां क्लाइंट को अपनी एक्टिविटी मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना और खुद को रिवॉर्ड देना सिखाया जाता है। इसका मेन गोल है क्लाइंट को सेल्फ रिलायंट बनाना। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है अपने बिहेवियर को समझना और उसमें सुधार लाना यूजिंग बिहेवियरल प्रिंसिपल्स। यह पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ कंट्रोल को बढ़ता है। काउंसलिंग में इसका यूज एंजाइटी, एडिक्शन, प्रोक्रास्टिनेशन और नेगेटिव थिंकिंग जैसे इश्यूज में होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई क्लाइंट प्रोक्रास्टिनेशन से परेशान है तो वो अपनी प्रोग्रेस नोट करे और हर अचीवमेंट पर खुद को रिवॉर्ड करे। 2. की कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मॉनिटरिंग, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना और रिकॉर्ड करना। क्लाइंट अपनी डेली हैबिट्स या इमोशंस लिखता है जिससे अवेयरनेस बढ़ती है। एग्जाम्पल, स्मोकिंग कम करने के लिए रोज कितनी सिगरेट्स ली गई, उसका रिकॉर्ड बनाना। सेल्फ एवैल्यूएशन, अपने बिहेवियर को गोल्स के अगेंस्ट कंपेयर करना। इससे इंप्रूवमेंट एरियाज समझ आते हैं। एग्जाम्पल, क्या रोज का एक्सरसाइज टारगेट पूरा हुआ या नहीं। सेल्फ रीइंफोर्समेंट, अच्छा बिहेवियर दिखाने पर खुद को रिवॉर्ड देना। एग्जाम्पल, अगर स्टडी गोल कंप्लीट हो गया तो अपना फेवरेट शो देख लेना। 3. मेजर सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स इन काउंसलिंग। सेल्फ इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, डोनाल्ड मैचेनबाउम ने डेवलप किया था। क्लाइंट को पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना सिखाया जाता है जैसे, मैं यह कामली हैंडल कर सकता हूँ। गोल सेटिंग, क्लियर और रियलिस्टिक गोल्स बनाना बिहेवियर चेंज के लिए जरूरी होता है। एग्जाम्पल, गुस्सा करने की फ्रीक्वेंसी 5 से 2 बार तक कम करना। सेल्फ मॉनिटरिंग चार्ट्स, क्लाइंट अपने बिहेवियर का रिकॉर्ड चार्ट या डायरी में मेंटेन करता है। बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट्स,
काउंसलर और क्लाइंट के बीच एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें गोल्स और रिवॉर्ड्स लिखे होते हैं। सेल्फ रीइंफोर्समेंट और सेल्फ पनिशमेंट। अच्छा बिहेवियर होने पर रिवॉर्ड देना और गलत बिहेवियर पर लेजर एक्टिविटी डिले करना। रिलैक्सेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या मसल रिलैक्सेशन टेक्निक से स्ट्रेस कम करना। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें पॉजिटिव सोच में बदलना। 4. रोल ऑफ काउंसलर इन सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। काउंसलर एक गाइड की तरह क्लाइंट को प्लान बनाने और इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। शुरू में काउंसलर ज्यादा फीडबैक देता है, पर धीरे धीरे क्लाइंट को इंडिपेंडेंट बनाता है। काउंसलर क्लाइंट की प्रोग्रेस अप्रिशिएट करता है और मोटिवेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है। कंक्लूजन, सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स क्लाइंट्स को अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने और पॉजिटिव चेंज लाने का मौका देती है। ये उन्हें इंडिपेंडेंट, रिस्पॉन्सिबल और इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग, एवैल्यूएशन और रीइंफोर्समेंट से क्लाइंट अपने बिहेवियर को सुधार सकता है। इसीलिए काउंसलिंग प्रैक्टिस में सेल्फ मैनेजमेंट एक बहुत इफेक्टिव अप्रोच मानी जाती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।